सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय सेकंड में मौर्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहले भाग थर्ड में हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। भाग फोर्थ में हम कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम जो शासक था वो था वृहदत्त। कौन था? वृहदत्त। और वृहदत्त के ही सेनापति पुष्यमित्र ने 185 कितना 185 ईसा पूर्व में हत्या कर एक नए वंश की स्थापना की जो भारतीय इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। यानी एक नंबर का यह प्रश्न बनेगा कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वृहदत्त था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने की और एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसका नाम था शुंग साम्राज्य। अब अगला एक 4 नंबर का प्रश्न बड़ा बनेगा। अशोक के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी लिखो। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि अशोक एक महान शासक था, समझाइए। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो अशोक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ऐसा बनेगा, अशोक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए या अशोक महान था स्पष्ट कीजिए, इस कथन को समझाइए। तो इसका उत्तर है कि अशोक ने अपनी नीतियों एवं उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। अशोक ने जो भी अपनी नीतियां बनाई, उसके साम्राज्य के जो उद्देश्य थे उनके अंतर्गत निम्नलिखित उन्होंने नीतियां अपनाई। पहला था कि अशोक ने न्याय, भूमि, लेखा संबंधित भूमि व लेखा संबंधित अधिकारियों जैसे राजूक, युक्त, प्रादेशिक अधिकारियों की क्या की? नियुक्ति की। पहला अशोक का प्रशासनिक सुधार ये था कि अशोक ने न्याय, भूमि एवं लेखा संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें मुख्य रूप से कौन थे? राजूक, युक्त और प्रादेशिक। और दूसरा अशोक का प्रशासनिक सुधार था, अशोक ने एक पहले भी बता मैं चुका हूं कि कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम प्रारंभ किया था। तो अशोक ने धम महापात्र पद एक सर्जित किया, एक नया मौर्य काल में पद स्थापित किया जिसका नाम था धम महापात्र, जिसका कार्य था कि विभिन्न संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। क्या काम था उसका? कि विभिन्न धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। और कारण कभी कभार ऐसा भी होता था कि न्याय में निर्दोष व्यक्तियों को भी दंड मिल जाता था। तो बिना कारण बिना कारण दंडित परिवारों को क्या देना? आर्थिक सहायता देना। तो अशोक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि अशोक ने महापात्र पद का सर्जन किया और जिसका कार्य था विभिन्न धर्मों में तालमेल स्थापित करना और बिना कारण दंडित परिवारों का आर्थिक क्या करना? सहायता प्रदान करना। अशोक का तीसरा प्रशासनिक सुधार था, उसने युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। यानी उसने युद्ध नीति को हमेशा के लिए क्या कर दिया? त्याग दिया। जहां तक संभव, जितना संभव हो उन्होंने जीव हत्या पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। यानी अहिंसा की नीति को अशोक ने अपनाया। और अशोक का चौथा प्रशासनिक सुधार था कि उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, जो राजा को जनता के सुख दुख और समस्याओं की जानकारी देते थे। तो एक नंबर का प्रश्न के प्रतिवेदक का कार्य क्या था? कि प्रतिवेदकों का कार्य क्या था? तो प्रतिवेदकों का कार्य था कि जनता के सुख दुखों और समस्याओं की जानकारी राजाओं को बताना। ये प्रतिवेदकों का क्या था? कार्य था। और पांचवा अशोक का प्रशासनिक सुधार था कि अशोक ने
अशोक ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, यानी मनुष्य के जो प्राणी हैं उनके कल्याण के लिए उन्होंने चिकित्सा हॉस्पिटल बनाई, सड़कें बनाए, कुएं व वृक्षारोपण आदि कार्य किए। सराय लिख सकते हो कि अशोक ने प्राणी मात्र के, मानव के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया, तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी, यानी गांव के लोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी। और छठा अशोक का प्रशासनिक सुधार था कि अशोक ने राजूकों को, पहले मैंने बताया राजूक प्रादेशिक वगैरह अधिकारी नियुक्त किया था, तो अशोक ने राजूकों को न्याय संबंधित मामलों में स्वतंत्र क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। उनको कहा दिया कि आप स्वयं न्याय कर सकते। वैसे मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, और सबसे प्रधान न्यायालय जो था, जो केंद्रीय न्यायालय था, जहां पर राजा न्याय करता था। तो छठा था, अशोक ने दंड विधान को क्या बनाया, उदार बनाया, बहुत आसान बनाया। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा अमानवीय यातनाएं नहीं दी जाती थी, व्यक्ति को मारपीट वगैरह ऐसा नहीं किया जाता था, आर्थिक दंड अवश्य दिया जाता था। यह अशोक का प्रशासनिक क्या था, सुधार था। और 7वां अंक अशोक का प्रशासनिक सुधार था कि अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, यानी सभी धर्मों को समान उसने बढ़ावा दिया, सभी धर्मों का समान महत्व एवं आदर करने पर उन्होंने क्या दिया, बल दिया। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आएगा कि अशोक एक महान शासक था या अशोक के प्रशासनिक सुधार लिखो। अगला एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये 2019 में प्रश्न आया था। कब आया था, 2019 में 6 नंबर का प्रश्न आया था, और इस बार है नहीं, एक साल 2020 में नहीं आया, और 2021 में 6 नंबर का प्रश्न इसमें बन सकता है। और अशोक का जो दम था कि विभिन्न वर्गों में और जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आदर्शों या आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहा गया। प्रश्न 1 नंबर का, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि धम्म पर निम्न लिखो, तो धम्म की परिभाषा हमारे को पहले देनी है कि अशोक ने विभिन्न वर्ग, जातियां, संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो नियमावली उसने अशोक ने प्रस्तुत की उसे क्या कहा जाता है, धम्म कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, धम्म कहा जाता है। तो अब आता है कि धम्म जो था, तो धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या थे, धम्म में क्या क्या चीजें थी। पहला जो सिद्धांत है धम्म का वो है सहिष्णुता। पहला क्या है, सहिष्णुता। तो अशोक के बुनियादी का अर्थ होता है मूलभूत, बुनियादी का अर्थ क्या होता है, मूलभूत, कि अशोक के बुनियादी सिद्धांतों में कि सर्वाधिक बल किस पर दे दिया गया, सहिष्णुता पर, अर्थात सभी धर्मों को समान बढ़ावा पर बल दिया गया। उसने स्वयं व्यक्तियों की सहिष्णुता देते विचारों, विश्वास, धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता, उन्होंने धर्म, विचार, विश्वास, भाषा आदि पर समान रूप से उनको स्वतंत्र दिया, सभी को समान महत्व देता था। इसे अशोक ने अपने 7वें, 11वें व 12वें शिलालेख में उल्लेखित किया। यानी अशोक के जो सहिष्णुता का उल्लेख कौन से शिलालेख में, 7वां, 11वें व 12वें शिलालेख में सहिष्णुता का वर्णन किया गया। इसके अंतर्गत अशोक ने कहा कि आप माता पिता की सेवा करें, यानी अपने माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का आप आदर करो, और गुलाम जो है उस समय के गुलाम ज्यादा होते थे, तो दासों के साथ आप उचित व्यवहार करने पर क्या दिया गया, बल दिया गया। तो पहला सिद्धांत था सहिष्णुता, कि सहिष्णुता में कि अशोक ने बुनियादी सिद्धांतों में सर्वाधिक बल सहिष्णुता पर दिया। सहिष्णुता में उसने स्वयं के व्यक्तियों की सहिष्णुता, उन्हें विभिन्न विचार बोलने की स्वतंत्रता थी, विश्वास की थी, धर्म की थी, और भाषा पर उसने समान महत्व दिया, सभी भाषाओं को, धर्म को बढ़ावा दिया। इसके अलावा इसका जो उल्लेख तो था 7वें, 11वें, 12वें शिलालेख में था।
अब दूसरा अशोक का जो सिद्धांत था वो था कौन सा था? अहिंसा। अहिंसा का होता है किसी की भी हिंसा नहीं करना, कि सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो अशोक का दूसरा सिद्धांत था अहिंसा, और धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत भी अहिंसा था। तो धम्म का पहला बुनियादी सिद्धांत क्या था? सहिष्णुता, और दूसरा कौन था? अहिंसा, जिसके तात्पर्य के युद्ध व हिंसा के द्वारा विजय प्राप्त को अशोक ने त्याग दिया था, और जीव हत्या बिल्कुल नहीं करनी थी। बलि प्रथा पर उसने रोक लगा दी थी, अर्थात किसी भी प्रकार जितना हो सके किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। और तीसरा सिद्धांत था आडंबरहीनता। तीसरा सिद्धांत कौन था? आडंबरहीनता। अशोक ने 90 शिलालेखों में अंधविश्वासों के फलस्वरूप जो निरर्थक, जिसका कोई औचित्य नहीं था, बिना अर्थ के अनुष्ठान और यज्ञ जो किए जाते थे, क्या किए जाते थे? यज्ञ किए जाते थे, उनकी अशोक ने निंदा की कि ऐसे अंधविश्वास में लोग है जो बिना जिसका औचित्य नहीं है अनुष्ठान कर रहे हैं, धन खर्च कर रहे हैं, और लोग गरीब हो रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उनकी अशोक ने क्या की गई? आलोचना की, निंदा की। चौथा है लोक कल्याण। चौथा अशोक का सिद्धांत क्या था? लोक कल्याण, कि लोक कल्याण से संबंधित नियम 7वें स्तंभ लेख में। तो अशोक के शिलालेख 3 थे, स्तंभ लेख, गुहालेख और शिलालेख। अब देखें कि अशोक के लोक कल्याण से संबंधित जो नियम जो है 7वें स्तंभ लेख में, शिलालेख दूसरे शिलालेख में लिखित है, जिसमें लोक कल्याण संबंधित क्या कार्य किया अशोक ने? वृक्षारोपण किया, सराय खोली, सड़कें बनाई, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया इत्यादि। उसने लोक कल्याण से संबंधित अपने कार्य किया। और 5वां उसका जो सिद्धांत था वो था अंतिम जो सिद्धांत था वो है श्रेष्ठ या पवित्र नैतिकता। अशोक ने कहा कि मनुष्य को अपना नैतिकता है वो श्रेष्ठ रखनी चाहिए, पवित्र रखनी चाहिए। तो अशोक दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करे, कल्याणकारी कार्य करे। कल्याणकारी कौन कौन से? जैसे वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई, कुओं आदि का क्या करे? निर्माण करे, और प्राणी मात्र के प्रति दया रखे, एक दूसरे को दान दे, सत्य बोले, पवित्रता रखे, हर व्यक्ति के प्रति पवित्रता रखे का उनको पालन करना चाहिए, सभी के साथ श्रेष्ठ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तीसरे स्तंभ लेख में वह कहता है कि प्रचंडता, कभी क्रोध, घमंड, ईर्ष्या आदि का निषेध करना चाहिए, आदि इनको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहिए। क्रोध व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करने चाहिए, एक दूसरे से के प्रति ईर्ष्या आदि नहीं करने चाहिए। अब अगला है कि अशोक के धम्म का जो स्वरूप क्या था। अलग अलग लोगों ने अशोक के धम्म को क्या कहा, तो देखो यहाँ पर अलग अलग मत है, हर व्यक्ति अलग अलग कहता है। प्लेट कहता है कि अशोक का धम्म एक राजधर्म था। अशोक का धर्म क्या था? राजधर्म, जिसके आधार पर राजा को अपने शासन का संचालन करना चाहिए। प्लेट यही की कहता है कि अशोक का एक धर्म राजधर्म था। जिस प्रकार एक राजा को अपने शासन का संचालन करने के लिए किसी भी एक धर्म की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अशोक ने भी जो धर्म चलाया वो एक ही धर्म ही था। डॉक्टर दूसरा राधा मुखर्जी के अनुसार कहते हैं कि अशोक का धर्म सार्वभौमिक था, अर्थात इसमें सभी धर्मों का सार था। मुखर्जी क्या कहते हैं? अशोक का जो धर्म था वो क्या था? सार्वभौमिक था, अर्थात इसमें सभी धर्मों का सार था। अशोक का धर्म सब धर्मों का सार एवं सभी धर्मों की संयुक्त क्या थी? संपत्ति थी। कौन कहते हैं? राधा मुखर्जी। ये परिभाषा आप अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये इसमें निचोड़ पूरा आ जाता है। और भंडारक कहते हैं कि अशोक का धम्म क्या था? बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था। अशोक का धम्म जो था एक तरह का बौद्ध धर्म था। यद्यपि हम कह सकते हैं कि अशोक ने
भोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में अशोक ने, यद्यपि हम कह सकते हैं कि अशोक ने भोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का क्या किया था, आयोजन किया। यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसने और कहाँ करवाया, तो अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाया। ये मानचित्र में प्रश्न पूछा था, पाटलिपुत्र कहाँ है, पाटलिपुत्र बिहार में, पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक ने भोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई और बौद्ध धर्म में एकता व अनुशासन को लाने का क्या किया, प्रयास किया, और बौद्ध धर्म की इसकी में क्या होती है, पुष्टि होती है। परंतु हम ये नहीं कह सकते अशोक का धम्म क्या था, बौद्ध धर्म था, ये हम नहीं कह सकते। अब धम्म में सर्व माने आचार तत्वों, नैतिकता, नियमों का समन्वय था तथा धम्म सरल, पवित्र, नैतिक और व्यवहारिक था, और अशोक का धम्म सर्व मंगलकारी, जिसका उद्देश्य क्या था, प्राणी मात्र का उद्धार करना। अतः हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म क्या था, सार्वभौमिक था। अब आ जाता है कि अशोक की धम्म की क्रियान्विति, अशोक ने धम्म को लागू किस प्रकार किया, अशोक ने धम्म को लागू किस प्रकार किया। अब अशोक ने धम्म को लागू करने के लिए जो निम्नलिखित उपाय किए, पहला क्या किया कि अशोक ने युद्ध नीति को क्या कर दिया, त्याग दिया, कि अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया, यानी भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया। दूसरा, उसने सार्वजनिक हित में क्या किए, कार्य की, जैसे सड़क, वृक्षारोपण, सराय, चिकित्सालय आदि। तीसरा, उसने क्या किया, हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया, और यहाँ तक कि पशु बलि भी नहीं दी जा सकती। चौथा, उसने अनेक स्थानों पर धम्म आयोग भेजने और विदेशों में धम्म का उसने क्या किया, प्रचार प्रसार किया। धम्म महापात्रों की क्या की, नियुक्ति की, जिसको मैंने पहले भी बता दिया कि जो कारण से धम्म का प्रचार प्रसार करना और बिना कारण से जो व्यक्ति को दंड मिला है उनकी क्या करना, दूर करना, उनके लोगों के सहयोग करना। और अंतिम जो है धम्म का मूल्यांकन, क्योंकि ये 6 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। यदि धम्म के मूल सिद्धांत, यद्यपि धम्म के मूल सिद्धांत में सहिष्णुता, अहिंसा, सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के हमेशा मूल तत्व रहे। भारतीय संस्कृति भी आपने देखा होगा हमेशा सहिष्णुता पर सभी धर्मों को बढ़ावा देती है, अहिंसा पर किसी भी की हत्या पर बल नहीं देती है, और हमेशा सदाचार के नियमों पर चलती है। जो हम कह सकते हैं कि अशोक का धम्म जो था भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है। ये नीति अशोक के बाद उतनी फलीभूत नहीं हो सकी, धम्म की नीतियों को उसके उत्तराधिकारी अच्छी तरह से लागू नहीं कर पाए। इसका कारण ये था कि राजनीतिक अनिश्चितता, अशोक के बाद राजनीतिक अनिश्चितता आई, कोई भी ऐसा योगी अशोक के बाद शासक नहीं बन पाया जो वर्तमान परिस्थितियों में धम्म को लागू रख सकता था। और उसके अलावा राज्यों की, जब शासक ही अयोग्य होगा तो उसके राज्य की सीमाएं भी क्या होगी, असुरक्षित होगा। और लगातार जब राजा कमजोर होने लगा तो लगातार युद्ध होने लगे। इस कारण धम्म को उसके उत्तराधिकारी अच्छी रूप से नहीं लागू रख सके, धम्म की नीति फलीभूत नहीं होने आगे नहीं बढ़ सकी। अशोक इस बात के लिए सराहना का पात्र है। अशोक, आज हम कह सकते हैं कि अशोक की सराहना इस बात का पात्र है कि उसने एक ऐसा मार्ग या पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता को समझा, उसने ऐसा धम्म को महत्व दिया जिसमें सभी धर्मों का सारो जो वर्तमान परिस्थितियों में भी क्या है, प्रासंगिक है। वर्तमान समय भी अशोक के धम्म